जॉब को भी टाइम दिया करता था और साथ साथ पार्टी को भी टाइम दिया करता था, आंदोलन को। हम लोग बड़ी उम्मीद से गए थे उस हाउस में कि 20-20 साल के जीते हुए पार्षद हैं, 2-2 बार के, 3-3 बार के, 4-4 बार के पार्षद हैं। हम जाएंगे, उनसे सीखेंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। वो उनका एक ही मकसद है, वो हर दिन वो कुछ कार्ड फ्लैक्स और कुछ ना कुछ लेके आते हैं और वो हर दिन अपने एजेंडे पे आते हैं कि हाउस नहीं चलने देना है। मैंने भी सपना देखा था कि जब पार्षद बनूंगा तो मैं इंदौर जैसा और अपने वार्ड को नंबर 1 आदर्श वार्ड बनाऊंगा। मैं इंदौर देखने गया, वहाँ के मॉडल को देख के आया हूँ, समझ के आया हूँ। हमने एक विजन के साथ मतलब ज्वाइन किया है इस चीज को और हम समझते नहीं, मैंने कब को ये बात सच है कि जब हम भ्रष्टाचार से चुनौती देते हैं, भ्रष्टाचार को चुनौती देते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उन माफियाओं से, मुझे उन माफियाओं से मतलब फाइट करनी पड़ती है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पर बीजेपी के मतलब पार्षदों ने विरोध किया, कर दिया जनता के हित के लिए। देखिए क्या है ना कि जनता से हम हैं और एमसीडी का तो काम ही यही मतलब यही है कि आप जनता की व्यवस्था में लगे रहिए। तो हम रोज रहते हैं, 5 साल में पूरे वार्ड की एक भी कोना, एक भी गली नहीं छोड़ूंगा, सबको बना के जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। नियो इंडिया न्यूज की टीम आज हम मौजूद हैं शालीमार बाग में। शालीमार बाग का ये 55 नंबर वार्ड है, शालीमार बाग ए। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा, युवा नेता मौजूद हैं, जलज कुमार जी हैं। और हम आपको बता दें कि जलज कुमार जी ने राजनीति में क्यों और कब और कैसे कदम रखा, जबकि युवा राजनीति को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, राजनीति में युवा आना पसंद नहीं करते हैं। सवाल ये, दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भारत में स्वच्छता में इंदौर जो है वो हर बार बाजी मार लेता है, नंबर 1 की रैंकिंग पे आता है। और इस बार एनडीएमसी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, एमसीडी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सवाल ये है कि दिल्ली में जितनी भी वार्ड हैं, हमारे आदर्श वार्ड में से कौन सा वार्ड दिल्ली का निकलेगा, ये हमारी पड़ताल होगी और हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जलज कुमार जी से। जलज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार सर, पहला सवाल यही कि जो एक युवाओं के दिमाग में होता है, जब विश्वविद्यालय में होते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ना युवा को है ना राजनीति से है ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति है ना बहुत गंदी मानी जाती है। तो क्या जब आप राजनीति में आप आ रहे थे या आपने फैसला किया था, डिसाइड किया था, तो क्या आपके माइंड में भी यही था या आपके माइंड में कुछ और था? क्या कहना दर्शकों को आज बताएं। देखिए, मैं शुरू से बताना चाहता हूँ, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, किरोड़ीमल कॉलेज से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। उसी दौरान में 2012 में 11 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ अन्ना आंदोलन का, वहाँ देश में एक अजीब सी मतलब क्रांति की शुरुआत हुई, जब कॉमनवेल्थ गेम के बाद जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज़ में चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का, तो उस मोमेंट में हमने भी ज्वाइन किया। क्योंकि शुरू से एक युवाओं के अंदर एक जज्बा होता है कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने को लेकर जो हमारे अंदर एक आग थी, उसने हमें ये आंदोलन से जोड़ दिया। पढ़ाई के साथ साथ फिर मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, ये सब कुछ चलता रहा, आना जाना, और उसी के बीच में मेरी जॉब लग गई पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग में। मैं वहाँ जॉब करने लगा लैब असिस्टेंट का। लेकिन जो यहाँ का लगाव था देश के लिए कुछ करने का, वो जज्बा बार बार इधर खींचता था। तो मैं सोच नहीं पा रहा था, उथल पुथल में था। 1.5 साल इस बीच में बीते, जॉब को भी टाइम दिया करता था और साथ साथ पार्टी को भी टाइम दिया करता था, आंदोलन को। उसके बाद लेकिन मैंने एक दिन फैसला किया कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है और मैं छोड़ूंगा सब कुछ। और ये उन सभी युवाओं के लिए संदेश है जो कुछ अलग करना चाहते हैं। वो घुट घुट के अपना जीवन जीते हैं, 9 से 5 की नौकरी हो, चाहे कोई काम धंधा हो, उनका मन नहीं लगता है, लेकिन एक समाज का ताना बाना है, उसमें वो दबे रहते हैं और वो करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि आपने अगर एक उद्देश्य बना लिया तो आपको उसके पीछे पूरी लगन से लगना पड़ेगा। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे टिकट मिलेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं निगम पार्षद बन जाऊंगा। सच बता रहा हूं, भगवान की कसम, कुछ नहीं पता था कि क्या होगा नौकरी छोड़ने के बाद। क्योंकि हम जब उस उम्र में होते हैं तो हम रिस्क बढ़ा लेते हैं। मुझे पूरे घर वाले, पूरा समाज मना कर रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी आज की डेट में मिलती नहीं है, तुम मतलब नौकरी छोड़ रहे हो, शादी नहीं होगी तुम्हारी, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। पर मैंने छोड़ दिया। एक दृढ़ संकल्प था कि नहीं, मुझे करना है देश के लिए कुछ, तो मैं करूँगा और इस मोमेंट में केजरीवाल जी का साथ दूंगा। और जुड़े रहे, लगे रहे, बहुत उतार चढ़ाव आया।
इतना आसान नहीं है। मैं अपने युवा साथियों को, भाई बहनों को यही कहना चाहता हूं, जब आप आएंगे ना तो बहुत मजबूती से आना पड़ेगा आपको। आप पे आरोप लगेंगे, आप पे अच्छे आरोप लगेंगे, बुरे आरोप लगेंगे, बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ, लेकिन आपको मतलब ये नहीं कि मैंने एक टारगेट लिया कि 2 साल दूंगा और 2 साल बाद छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का काम है, समाज सेवा का काम है। अपने मतलब संसाधनों से आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। लगे रहे सर, लगे रहे, सालों साल लगे रहे। पहला अटेम्प्ट आया, हमने पार्टी से टिकट मांगी, पार्टी ने हमें नहीं दिया। हम नाराज नहीं हुए, क्योंकि एक आखिरी मांग वो नहीं थी, जो दिल के अंदर आग थी वो थी बदलाव को लेकर, इसीलिए छोड़ा नहीं साथ। ये नहीं कि पार्टी छोड़ देंगे, वहां चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम हमें खींचने की कोशिश की अपनी तरफ, लेकिन हम एक जगह आइडियोलॉजी के साथ टिके रहे। और जब दूसरा चुनाव आया, लगभग मतलब 8 साल के बाद, 9 साल के बाद, तो मुझे पार्टी ने मौका दिया और आज मैं आपके सामने युवा निगम पार्षदों में से एक हूँ। और मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और वार्ड की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें चुना। और केशवपुरम जोन में बहुत मतलब जो है मुश्किलों से आम आदमी पार्टी ने मतलब जो है सीटों को जीता है, उसमें से एक बहुत बहुमूल्य सीट है ये। और मैंने यही सोच के साथ शुरुआत किया था कि जिस दिन मैं बनूंगा, मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा, जैसा आपका सवाल था। जलज जी, हमने ये देखा कि सवाल की शुरुआत जो थी कि युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमने देखा कि जलज कुमार जी को देश के प्रति लगाव, देश, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम और अपने भारत में बदलाव के लिए आपके अंदर में दृढ़ इच्छा थी। तो आपने अपनी जॉब, अपनी सरकारी नौकरी को, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, आपने जॉब को छोड़ दिया आपने, और जॉब छोड़ करके आप राजनीति में आप आ गए, क्योंकि भविष्य का हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। अब हो सकता है कि आज आप निगम पार्षद हों, आप अभी आज निगम पार्षद हैं इस वक्त, और आगे क्या पता कि माँ सरस्वती और भगवान की कृपा से आप कैबिनेट में आप पहुँचे, दिल्ली गवर्नमेंट में। तो ये यथास्थिति भविष्य का हमें नहीं पता होता, हमारे कर्म और काम पे मैटर करता है। तो यहाँ पर जलज कुमार, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ करके, आंदोलन से निकल करके आप आए। पहला टिकट का आपने बात बताया था, तो पहले टिकट आपको जो इच्छा आई कि यार टिकट मिल जाती, तो वो कौन सा साल था? देखिए, हम जब 2012 में लगे तो पहली बार जब आंदोलन से निकल के ये तय हुआ कि पार्टी बनेगी, और सामने आयुर्वेदिक बस्ती है, बहुजन समाज बस्ती इसको बोलते हैं, इसको टूटने का ऑर्डर था। और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जगह जगह जाके लोगों से मिलते थे और उस मोमेंट को हम लोग रोकते थे। तो यहाँ पे हमने वो मोमेंट स्टार्ट किया। उस टाइम आम आदमी पार्टी का नाम का गठन नहीं हुआ था, बस शुरुआत हो गई थी। उसके वो दिन था और आज का दिन है, हम लगातार लगे रहे। तो वो जब 2012 की बात है लास्ट की, उसके बाद 2017 में चुनाव हुए। 5 साल तक मैं एज ए कार्यकर्ता काम करता रहा। तो जब हम क्षेत्र में काम करते हैं, पहले मैंने पार्टी ने मुझे वार्ड का अध्यक्ष बनाया यूथ का, फिर मेरे अच्छे काम को देख के उन्होंने मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, शालीमार बाग का यूथ शालीमार जी, युवा विंग का मैं अध्यक्ष था। फिर पार्टी ने मतलब मुझे हिमाचल भेजा, गोवा भेजा, अलग अलग इलेक्शन, अलग अलग राज्यों में भेजा, जहां उस टाइम कोई बेस नहीं था पार्टी का, लेकिन हम लोग मेहनत करते थे संगठन विस्तार के लिए। तो पार्टी ने 2017 में, मैंने पहली बार जो आपने पूछा, 2017 में मैंने टिकट मांगी, क्योंकि मुझे आसपास के लोग कहने लगे कि आप इतने साल से कर रहे हो, चुनाव आ रहा है, सक्रिय भी हो आप, मेहनत भी करते हो, बचपन से मेरा बॉन्ड यहीं का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने पार्टी से जाके टिकट की मांग जरूर की अपने नेता से, लेकिन युवा था मैं और कम उम्र थी। तो पार्टी ने ये डिसाइड किया कि कैंडिडेट कोई और होगा, और हमने उस कैंडिडेट का समर्थन किया और हम लगे रहे। हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। कहीं ना कहीं दुख जरूर होता है जब टिकट कटती है, क्योंकि हमने सब कुछ, अपना जीवन दांव पे लगा रखा था, लेकिन ठीक है, पार्टी का डिसीजन था, पार्टी के डिसीजन के साथ बने रहे। और परिणाम स्वरूप जब 5 साल तक आप ईमानदारी से बने रहे और निरंतर काम करते रहे पार्टी के लिए, किसी के सुख दुख में, कहीं पे मतलब थाने का, अस्पताल का काम था, हम हर जगह पार्टिसिपेट करते थे। उसको देख के पार्टी ने फिर 2022 में मुझे टिकट दिया, और 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिया था। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। ये यूपीएससी या कोई एग्जाम नहीं है जहां हर साल एग्जाम होगा। अगर एक बार आपका लक छूटा तो वो लक 5 साल बाद आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि है ना, निरंतर
प्रयास के साथ, निरंतर अपने पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ, आला कमान सीनियर लीडरशिप की आज्ञा को मानते हुए मेहनत करते रहना है, तो पार्टी अपने कार्यकर्ता के बारे में जरूर सोचती है। ऐसे ही जलद जी के बारे में आला कमान ने सोचा कि अब इनको मौका दिया जाए, चाहे हम दुर्गेश पाठक जी की बात कर ले या गोपाल राय जी की बात कर ले, मनीष जी की बात कर ले, सब ये सब, क्योंकि नजर तो सब रखते हैं। इस नेतृत्व का फैसला होता है और सभी के आशीर्वाद से हम यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने हमारी मेहनत को, हमारी डेडिकेशन को देखा, क्योंकि सभी हम लोग उस मोमेंट से काम करते हैं जहाँ सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि युवा के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के केएमसी से, करोड़ीमल कॉलेज से पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 2-3 कॉलेजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, सेंट स्टीफेंस हो गए, हिंदू कॉलेज हो गए, केएमसी हो गए, ये सब है ना, बहुत बच्चे बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि आपके पार्षद जो हैं वो हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। ये भी एक अच्छी चीज मुझे लगी। नेता वैसे कम पढ़े लिखे हैं होते हैं, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़ी लिखी आ रही है। जी। देखिए, ये तो केजरीवाल जी का कमाल है कि हम जैसे आम आदमी को, मिडिल क्लास परिवार के लड़के को, जो कभी शायद किसी बड़ी पार्टी में होता तो सपना भी नहीं देख पाता पार्षद या विधायक बनने का, उन्होंने हम जैसों को पार्षद और विधायक बना दिया। और हम समाज में उस चीज को उतारने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, रात हो या दिन। उनकी उस सोच को, उनके उस विजन को, जो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना था, हम निरंतर लगे हुए हैं। और मैंने सिर्फ पहली जॉब ही नहीं छोड़ी, उसके बाद कोविड में मेरे फादर की डेथ हो गई और पूरी पार्टी मेरे साथ परिवार की तरह खड़ी रही। सांसद संजय सिंह जी मेरे घर आए, दुर्गेश पाठक जी मेरे घर आए उस कोरोना महामारी में, जब मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे जीवन के सामने बिल्कुल अंधकार छा गया। क्या मैं करूँगा क्या? पापा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा? अगर मैं नेतागिरी करूँगा तो मैं कहाँ से अपना घर को चलाऊँगा? लेकिन कहते हैं ना, पार्टी ने साथ नहीं छोड़ा। और फिर जब पापा ऑन ड्यूटी थे, पापा की जॉब मतलब अनुकंपा की जॉब मिलती है फादर की जगह, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय था, मैंने आपसे कहा कि मैंने सोच रखा था कि नहीं, मुझे यही करना है। मैंने दूसरी बार भी जॉब को छोड़ा, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा और मैंने वो जॉब अपनी बहन को दी। मैंने अपनी बहन को कहा कि देखिए, बराबरी का हक है, लड़का हो या लड़की, आप उस जॉब को ज्वाइन कीजिए। मैंने जो लक्ष्य मतलब अपनाया है मैं वही करूंगा। कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब हुआ तो और लोगों की सेवा करते रहेंगे, कोई काम करेंगे। हम पुरुष हैं, हम कोई काम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बहन को आगे किया, उनको जॉब दी। मैंने दूसरी बार भी जॉब को छोड़ा, जो मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि अगले दिन से पापा की सैलरी बंद हो गई और मुझे सोचना था कि घर कैसे चलेगा। लेकिन मैंने वो हार्ड डिसीजन लिया। तो कहते हैं भगवान भी साथ देता है, तो वो सब चीज़ें मेरे साथ रही और आज हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। ये वो दौर बहुत टफ था कोरोना का, जब पूरी दुनिया और पूरा देश त्राहिमाम था और उस वक्त दुर्भाग्य वाली घटना घटी। और देखिए, माता पिता की कमी तो बहुत बड़ी कमी हो जाती है और पिताजी को भगवान स्वर्ग में उन्हें जगह दे, हमारी ये प्रार्थना है। अगला सवाल आपसे जलद जी ये होगा कि अभी ये एमसीडी का सदन सत्र था, बहुत हंगामा हुआ। भाजपा के जो पार्षद है वो वेल में भी आ गए थे, बहुत एकदम धक्का मुक्की। कुछ ये ऐसा जो माहौल जो क्रिएट हुआ है एमसीडी के सदन में, और स्टैंडिंग कमेटी का जो मामला जो रुका हुआ है, स्थायी स्टैंडिंग कमेटी का, ये सब, इस पे क्या आपका कहना है? ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, क्या कहना है इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हैं, सब जनता की वोट से चुन के गए हैं। जिम्मेदारी पूर्वक पोस्ट पे आप बैठे हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर हम जनता के हित के कार्य नहीं करेंगे और सिर्फ लड़ाई झगड़े में हमने पूरा 1 साल निकाल दिया, तो आप जनता को क्या जवाब देंगे? इसमें कॉपरेशन हमें अपने विपक्ष के साथ भी चाहिए, जो नहीं रहा। पहले दिन से उन्होंने संविधान को ताक पे रखा। सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को सभापति बनाया जाता है। मुकेश गोयल जी हमारे पूरे हाउस के सीनियर मेंबर थे, उनको नया ना बना के उन्होंने अपने महिला मतलब पार्षद को उन्होंने सभापति बना दिया। पहला नियम तोड़ा। उसके बाद वोटिंग में उन्होंने शुरुआत की, जब उन्होंने ये कहा कि नॉमिनेटेड पार्षद वोटिंग करेंगे, वहीं से विवाद का शुरुआत हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का जब विवाद आज तक कोर्ट में, वो वहीं से गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग नॉमिनेटेड पार्षद उनके करेंगे, जो उन्होंने अपने हिसाब से जोन वाइज तय किए थे। और नॉमिनेटेड पार्षद भी एलजी ने नियुक्त कर दिया, जो असंवैधानिक था। दिल्ली सरकार से राय भी नहीं ली। तो वहां से शुरुआत हुआ, वो आज तक खिंचता आ रहा है। और हम लोग बड़ी उम्मीद से गए थे उस हाउस में कि
20-20 साल के जीते हुए पार्षद हैं, 2-2 बार के, 3-3 बार के, 4-4 बार के पार्षद हैं। हम जाएंगे, उनसे सीखेंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। हम लोग यंग हैं, हम लोग वहां जाते, हम उनसे सीखते कि आप कैसे काम करते हैं, हम उनसे बोलना सीखते। क्योंकि भाई जनता में भाषण देना और हाउस में खड़े होकर सदन में बोलना बहुत अलग चीज है। एक अनुभव होता है कि आप सदन में कैसे बोलेंगे, लेकिन उन्होंने हमें वो मौका भी नहीं दिया। आज तक हम जैसे युवा पार्षद अपनी मौके की इंतजार में हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 साल अभी एमसीडी के बीत गए हैं, उस बीच में कई बार है ना सदन चली है, तो आप लोगों को वार्ड के अपने मुद्दे रखने का मौका अभी तक नहीं मिला या पहले मिला है? क्या कहना है इस पे? मौका तो मिला है, जब हम चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, पर वो बोलने ही नहीं देते। जैसे ही कोई आम आदमी पार्टी का पार्षद बोलना स्टार्ट करता है, काम के मुद्दों की बात होती है, वो उनका एक ही मकसद है, वो हर दिन वो कुछ कार्ड फ्लैक्स और कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और वो हर दिन अपने एजेंडे पे आते हैं कि हाउस नहीं चलने देना है, उनका ये एजेंडा है। तो ये रवैया ठीक नहीं। कब से कितनी बार आपने देख लिया? ये हमेशा से होता आ रहा है। हमने उनको कई बार कहा भी बाहर कि भाई आप ये सब लेके मत आइए, ये असंवैधानिक है। आप भी बोलिए, आप विपक्ष में, आपकी भी सुनेंगे। जब वो लोग बोलते हैं आप उसको मतलब ध्यान पूर्वक, जब आप हाउस चलता है आप आके देखिए, मतलब ऊपर से मीडिया हाउस से, कि उनकी जब वो बोलते हैं हम लोग शांतिपूर्वक सुनते हैं। हमारा कोई भी पार्षद उठ के बोलता है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हाउस जब तक चलेगा नहीं, जब तक बहस नहीं होगी, सार्थक बहस होगी, तभी एक मतलब विकास की राजनीति हो सकती है। तो इससे तो अगर क्या कहते हैं वहाँ पे एक कंक्लूसिव अगर है ना डिबेट नहीं होगी, तो जनता का जो धन है, क्योंकि वो भी हाउस भी जो है जनता के धन से चल रही है, टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। सबे का कोई भी अगर पार्षद, एक पार्षद, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का, कांग्रेस का, अगर वो अपने इलाके की वार्ड की अगर मुद्दे को नहीं रख पाएगा और एक पूरा सबका डिसीजन नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल क्षेत्र का हाँ, क्षेत्र का नुकसान है, जनता के हितों का नुकसान है। हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। आज की डेट में अफसरशाही हावी है, अफसरशाही हावी हो गई है। दिल्ली सरकार में भी वही रवैया आपको देखने को मिल रहा है, एमसीडी के अंदर भी अब वही रवैया देखने को मिल रहा है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ से आदेश नहीं है। तो ये खींचतान के बीच जनता, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ मैं। यहाँ पे बात आई अफसरशाही पे। अभी हमने देखा कि शीतकालीन सत्र था, अभी माननीय स्पीकर जी अपना रामनिवास गोयल जी, श्री रामनिवास गोयल जी ने अभी उन्होंने सभी आम आदमी पार्टी के एमएलए ने ये डिसाइड किया कि वित्त सचिव को बुलाया जाए। वित्त विभाग जो है आम आदमी पार्टी का और गोयल जी का, माननीय स्पीकर साहब का कहना था कि है ना फंड बहुत सारे रोके जा रहे हैं, यहाँ तक कि सचिवालय जो विधानसभा सचिवालय है उनमें भी हस्तक्षेप हो रहा है, उनके काम में भी। तो लेकिन वित्त सचिव नहीं आए, वित्त विभाग पैसे रोक रहा है, इस तरह की बात सदन से आई। 2 बार बुलाया गया, 2 बजे का टाइम दिया गया, नहीं आया, 5 बजे का टाइम दिया गया, नहीं। तो अफसरशाही आपको लग रहा है कि वहाँ पे जिस तरह से अपना आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का आरोप है, तो उसी तरह से आप, क्योंकि आप एमसीडी में हैं, आप पार्षद हैं, तो आपको लगता है कि वही चीज़ यहीं पे एमसीडी में भी वही चीज हो रही है? बिल्कुल जो दिक्कत दिल्ली सरकार के अंदर आ रही है, एलजी साहब के माध्यम से जितने भी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं वो सभी विकास कार्यों को रोक रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, अस्पताल का हो, मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हर जगह एक आदत सी बन गई है कि टांग अड़ाना है, काम को रोकना है। देखिए कोई भी काम जनता के हितों के लिए किया जा रहा है, किसी का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं, गलियां, सड़कें, पार्क, वो सब हम जनता के हितों के लिए कर रहे हैं। तो सरकार कोई भी हो, जो जहां से जीता है वो काम तो वही उसी को करना है। तो मुझे लगता है कि मतलब इस चीज को खत्म करना चाहिए, और वही परंपरा अब एमसीडी के अंदर भी कुछ हद तक देखने को मिला है। और हम ही नहीं, विपक्ष के पार्षद भी परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इसको अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट भाई, समाधान इसका कुछ आपस में बैठ करके कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाए, क्योंकि समस्या तो है लेकिन समाधान उसका क्या है, क्या समझ में आता है आपको? क्योंकि अगर आपको, क्योंकि वहां पे अपना सदन के पटल पे बात रखने का मौका मिलेगा, तो आपके पास भी अपनी एक अधिकार क्षेत्र है बोलने का, क्योंकि है ना समय बर्बाद ना हो, जनता का नुकसान ना हो। देखिए हम अपने विपक्ष से यही अपील करते हैं, और जब भी कभी हंगामे के आसार होते हैं तो पहले ही विपक्ष के मतलब नेता को बुला के मेयर बात करती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हाउस चलने दीजिए, आप भी अपने नाम दे दीजिए कि भाई ये लोग बोलना चाहते हैं, हम भी अपने नाम देंगे, और एक बार आपके लोग बोलेंगे, एक बार हमारे लोग बोलेंगे, कांग्रेस के साथियों को भी बोलने देंगे। तो बोलने से क्या होता है, हर आदमी अपने वार्ड की समस्याओं को उठाएगा, लेकिन वो चलने नहीं दे रहे हैं। समस्या ये है, ठीक है, देखते हैं कब तक उनको समझ में आएगा, क्योंकि जो वो हंगामा करते हैं
पहले दिन से वहाँ पे जो मारपीट कर रहे हैं, हम ये उम्मीद लेके गए थे कि हम उनसे सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन वहाँ तो माहौल ऐसा हो गया कि पहली बार हमने ये हंगामा, लात, जूते, चप्पल, बोतलें एक दूसरे को फेंकते हुए हम ये देखने तो नहीं गए थे हाउस में। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम नौकरी छोड़ के ये विजन लेके जाएंगे और एमसीडी के भ्रष्टाचार को हमने खत्म करने का वादा किया है। तो उस वादे में जो भी हडल्स आ रही हैं, उसके लिए जो भी हम बिल लाते हैं उसमें वो समर्थन ही नहीं करते हैं। 15 साल उन्होंने एमसीडी में राज किया है और 15 साल में जो भी एमसीडी का एसेट था आज वो बंजर हो चुका है, आज उन्होंने खत्म कर दिया। आप जहाँ बैठे हैं इसके पीछे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मतलब एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता था। मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान से बसें आती थी। आज आप अभी कैमरा लेके जाइए और पीछे देखिए उसकी क्या हालत है। जब मैं विजिट पे आया, जंग पड़ी हुई बेडें थी, सबको मैंने पेंट कराया, एडमिट करने लायक बनाया, डॉक्टरों से जाके बात की कि आप जो है यहाँ पे दवाई रखिए। तो इन्होंने संसाधनों को बर्बाद कर दिया, एमसीडी को बर्बाद कर दिया। और जब इनको डर था कि इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे तो इन्होंने एमसीडी को एक कर दिया। 3 जोनों में थी, सारी फाइलें खूब मतलब इनकी खुल जाती, तो इन्होंने एमसीडी को एक किया, डिलिमिटेशन कर दिया। मुझे लगता है कि उनके सहयोग के साथ अगर जल्द से जल्द वो लोग भी इस चीज़ को समझ जाएं तो उनके भी वार्ड में काम होंगे, हमारे भी वार्ड में काम होंगे, दिल्ली के जनता के हितों में काम बहुत तेजी से होंगे। फिर ये जलज जी बहुत सारी बातों पे सदन में जिस तरह से रुकावटें आ रही हैं उस पर बातचीत हुई। अब हम है ना बात करते हैं, वार्ड स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि जनता जो है अपने नेता को, चाहे वो निगम पार्षद हो या एमएलए हो या सांसद हो, वो इसीलिए चुनती है कि बहुत उम्मीद से चुनती है कि हमारी सुनवाई होगी, हमारे काम होंगे। अब सवाल ये है कि जलज जी, शालीमार बाग में आप यहाँ पे पार्षद हैं, 1 साल एमसीडी के बीत गए हैं और हमारी न्यू इंडिया न्यूज़ की कोशिश ये है कि जितने भी दिल्ली में 250 प्लस वार्ड हैं, सब के हर एक वार्ड में जो विकास कार्य 1 साल में हुए हैं, ये सवाल आपसे भी और दूसरे पार्षद से भी किया जाएगा कि 1 साल में आप लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए, विकास कार्य किए, जिसको जनता को बताया जा सके। और कुछ काम ऐसे होंगे कि जो प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे। अभी आपके पास 4 साल बचे हुए हैं, अभी आप लोगों ने डिसाइड भी कर रखा होगा कि हमें किस तरह से काम करना है और वार्ड को आदर्श बनाना है। सर, सवाल ये है न्यू इंडिया न्यूज़ का, जलज जी, आप युवा हैं और आप में काम करने की इच्छा भी है और एक जज्बा भी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से स्वच्छता में, सफाई में वार्ड में इंदौर बाजी मार जाता है तो दिल्ली का भी नंबर आएगा? हमें तो उम्मीद है कि आप जैसे लोग करेंगे ऐसा, क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने इंदौर का जिक्र किया। मैं अभी 15 दिन पहले इंदौर होके आया, क्योंकि एमसीडी में तो सुचारू रूप से अभी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, तो मैं अपने पर्सनल उससे इंदौर गया। मेरी इच्छा थी, मैंने भी सपना देखा था कि जब पार्षद बनूंगा तो मैं इंदौर जैसा और अपने वार्ड को नंबर 1 आदर्श वार्ड बनाऊंगा। मैं इंदौर देखने गया, वहाँ के मॉडल को देख के आया हूँ, समझ के आया हूँ। 2 फर्क है वहाँ पे। जैसे हम, एक तो हमारा गांव का वार्ड है, ग्रामीण वार्ड है, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आबादी ज़्यादा है, चुनौतियां हमारे लिए ज़्यादा है। सबसे प्राथमिक काम सफाई का होता है एमसीडी के अंदर। सफाई पे हम प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। जहाँ से हमें अलग से शिकायतें आती हैं मोबाइल पे, हमने एक क्या किया है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग हमारे ऑफिस पे परेशान होके आए, मैं यहाँ से फिर मतलब उनका काम कराऊँ, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया है और मल्टीपल ग्रुपों में मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि जहाँ पे कूड़ा हो, नाली ओवरफ्लो हो, सीवर ओवरफ्लो हो, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायत हो, आप फोटो खींचिए, एड्रेस लिख के मेरे को भेज दीजिए। वो मुझे भेजते हैं, मैं तुरंत उस काम को आधे घंटे 1 घंटे के अंदर करवा देता हूँ। तो ये पहले हमने शुरुआत किया ताकि लोगों को एक कम्युनिकेशन आसान हो जाए, कम्युनिकेशन का गैप ना हो कि हम है ना, अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, गली में हमारी नाली बह रही है, सीवर बह रही है, तो हम है ना किसको जाकर के बोले, कहाँ ऑफिस में जाए, कहाँ ढूंढे। तो आपने वो एक नंबर जारी कर दिया, तो वो समस्या वहाँ पे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तुरंत उसका मतलब जो है हम लोग रिप्लाई करते हैं। जैसे फेसबुक में मैंने कल एक पोस्ट डाली, तो एक हमारे साथी ने उस पर लिखा कि भाई आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना नंबर डालिए उस पर, और मैंने तुरंत कॉल बैक किया। तो वो मुझे उधर से कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे 5 मिनट के अंदर कॉल बैक कर लिया। मैंने रिस्पॉन्स और रिप्लाई, हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ आपको फेसबुक पे कमेंट किया था कि आप मतलब यहाँ पे एक बार देख लो, और आपने मुझे कॉल कर दिया। वो इसी बात से इतना खुश हो गया कि कोई नेता ऐसे रिप्लाई नहीं करता। मैंने कहा हम नेता नहीं है, हमने एक विजन के साथ मतलब ज्वाइन किया है इस चीज़ को, और हम समझते नहीं, मैंने खुद को कभी निगम पार्षद की तरह अपने क्षेत्र में ट्रीट नहीं किया। एक बेटा की तरह जो हम नारा देते हैं उसको जमीन पर उतारने की कोशिश है। सबसे पहला जब मैं बना था तो आज तक से मेरा इंटरव्यू लेके गए थे पंकज जी,
तो उन्होंने मुझे कहा आपका क्या विजन है सबसे बड़ा एमसीडी के अंदर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए हम सुनते बिल्डर ये बिल्डिंग माफिया बड़ा मतलब परेशान करता है लोगों को, और इसका बड़ा बोलबाला है वार्ड के अंदर पूरे दिल्ली में। कोई मकान बनाता है तो वो बिल्कुल घबराया हुआ रहता है कि कल कोई एमसीडी वाला ना आ जाए। मैंने कहा सबसे पहले इसको खत्म करूंगा। तो जब मैं सिस्टम में घुसा तो उन्होंने मुझे कहा, पंकज जी ने, ये वीडियो हम संभाल के रखेंगे आपका। मैंने कहा संभाल के रखिएगा। आज 1 साल हो गया, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। मैंने अपना वीडियो जारी किया था 1 साल होने पे। मैंने कहा कि भाई आप वार्ड में घूमिए स्कूटर लेके, और आप तो पत्रकार साथी हैं हमारे, बिल्डिंगें बन रही होगी, आपको बनते हुई बिल्डिंग दिख जाएगी, आप वहाँ रुकिए और वहाँ रुक के पूछिए कि क्या एमसीडी से कोई पैसा लेके गया। ठीक है, खुला मतलब वार्ड है, कोई भी जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है। और आपको फर्क देखना है तो आप साथ वाले वार्डों में चले जाइए, वहां पे पूछ लीजिए, आपको अंतर पता लग जाएगा कि क्या भ्रष्टाचार उन लोगों के वार्डों में और हमने कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया है। देखिए हम जो कर सकते हैं उसमें भी चुनौतियां हैं। मेरे यहाँ पे अधिकारी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जैसा वो भ्रष्टाचार का एक चैनल आज तक चलाते आए, मैं उसको चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जनता से कमिटमेंट है। ये बात आपने बहुत बड़ी बात उठाई, क्योंकि जो बिल्डर कोई भी मकान बनाता है, चलिए बिल्डर का तो बिजनेस है, और लेकिन एक आम आदमी जो अपना घर बनाता है, एक गाड़ी कमाई पैसा जमा करके है ना, जोड़ के फिर है ना सोचता है कि यार एक छत बना ले, तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम उस चीज़ की बात की है ना, बात बहुत सारी बोली जाती है, पुष्टि हम नहीं करते। एक बिल्डर हमें बता रहे थे वार्ड में एक बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस में, फिर वो आप ही के पार्टी में चले गए। तो बिल्डर ने ये कहा कि पहले 25 गज की जहांगीरपुरी की बात बता रहे थे, एच ब्लॉक की, 25 गज पे 25,000 रुपये देने पड़ते थे, 50 गज पे 50,000 देने पड़ते थे। अब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि अब है ना 25 गज पे 50 और 50 गज पे 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो उस बात की वो बिल्डर ने कही है, तो उसकी बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। अभी हमने संबंधित जो जिनके बारे में कह रहे थे, हमने उनसे बात नहीं करी है, लेकिन आपने स्पष्ट ये बात बोली कि आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी नेता जल्दी से मीडिया के सामने और सार्वजनिक मंच पे इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कोई ईमानदार ना हो। नहीं, लेकिन जलज जी माफी चाहूंगा, मैं रोकूंगा, आप ईमानदार हैं, लेकिन अगर एमसीडी का कोई जेई एक्शन या वहाँ पे जोन का जो आयुक्त उठ करके आ गए कि भैया हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो हमें ना वो पर्चा लगा के चले जाएंगे और 2-4 टक लगा के तोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा भी तो होता है, देखा गया है। मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है आपके वार्ड में नहीं होता होगा क्योंकि आपने सेवा भावना से आप आए, क्या उसका समाधान? नहीं, जो आपने कोई अधिकारी ऐसा करे, हाँ। नहीं, जो आपने कहा ऐसा होता है। 10 लोगों की गैंग है, जहां इनको दिखता है कि भाई पार्षद कह रहा है कुछ नहीं करना, लोगों की सेवा करनी है, आपको तंग नहीं करना है, वहां ये लोग क्या करते हैं, 2-4 शिकायतकर्ता बिठाते हैं, जो हमने मतलब अभी तक समझा, 2-4 शिकायतकर्ता बिठाते हैं, फिर उसको लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन देखिए हम जनता के सिपाही हैं, जनता ने हमें अपना समझ के चुना है, हमें जहां लड़ना पड़ेगा, जहां बैठना पड़ेगा वहां बैठेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं आप मेरे वार्ड में खुलेआम घूमिए, जो कह दे हमने दिया है उसका जरूर उसकी वीडियो बना के लाइएगा और नाम पूछिएगा कि भाई एमसीडी के किस अधिकारी को आपने दिया। मैं चुनौती दे रहा हूं, पूरे वार्ड में एक भी मकान से हमने नहीं करने दिया, और अगर कोई 1 या 2 व्यक्ति निकल के आता है तो हम उसको आमने सामने बिठाएंगे, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात हम आपकी दर्ज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये तो वही बात, मूल धारणा जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी की बात है कि हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। तो ये चीज अब फिर सर, जब आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे जलज जी? इस चीज पे सर मुझे लड़ना पड़ रहा है। ये बात सच है कि जब हम भ्रष्टाचार से चुनौती देते हैं, भ्रष्टाचार को चुनौती देते हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको उन माफियाओं से, मुझे उन माफियाओं से मतलब फाइट करनी पड़ती है। वो माफिया मान नहीं दे रहे हैं, मेरा झगड़ा हो सकता है उनसे, लेकिन मैंने प्रण लिया है, मैंने अपने सारे गांव वासियों को बता दिया है कि जिस दिन मेरे पे आंच आएगी आप सब खड़े रहना, इन भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम मैं करूंगा, बस आप सबका साथ चाहिए मुझे। कहने का मतलब आप ये है ना, आपने बिटवीन द लाइन आपने ये बात बोली, इशारे में ये बात, या डायरेक्ट आप ये बात ये कह दिए कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो जनता को परेशान करेगा उसको आप छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल भेज के रहेंगे। तो महाराज सवाल यहाँ पे ये है, नेता तो राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, तो फिर पैसा कहाँ मिलेगा फिर आपको? अभी आम आदमी पार्टी ने, ये हमारा व्यंग वाला सवाल है। बिल्कुल नहीं, व्यंग नहीं है, ये फैक्ट है। एमसीडी में सैलरी नहीं मिलती पार्षदों को, कुछ भी नहीं मिलता, ऑफिस नहीं मिलता। ये मांग हमारी जरूर है और हमारी सरकार है, हम उस ओर
और प्रयासरत हैं। आपने देखा भी कि हमने वो 25,000 का भत्ता का किया था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पर बीजेपी के मतलब पार्षदों ने विरोध किया। भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपकी सैलरी है नहीं, आपके पास 1 रुपए की इनकम नहीं है, तो आप वार्ड का खर्च और जो मतलब जब आप समाज सेवा में हैं, आप गाड़ियों से चलते हैं, आपके 100 काम होते हैं, कागज का खर्च है, ऑफिस आप कैसे काम करेंगे आप? तो इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं और मैं अपनी पार्टी से भी मांग कर रहा हूं कि मतलब जैसे भी हो, क्योंकि देखिए आपको पता है प्रोसीजर है कि ऊपर वो फिर एलजी के पास जाएगा और बहुत सारे चैनल से अप्रूवल है, उसके बाद ही वो क्लियर हो सकता है। तो हम सब देखिए, हम सब गरीब, आपकी कोशिश सार्थक कोशिश है, सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक मतलब चाहे वो मतलब उसको भत्ता कहें, जो भी कहें, वो खर्च जरूर निर्धारित होना चाहिए, ताकि जो ईमानदारी से करना चाहता है। किसी के घर की किसी का क्या कहते हैं जेब और पेट इतना भर दो कि किसी को है ना एक्स्ट्रा की सोचना ना पड़े। हाँ मतलब सही सोचे ये। देखिए हमारे मान्य वो जॉब में हो या हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, सभी की वो मतलब राजनीति में सरकार से निर्धारित है। तो मुझे लगता है कि काउंसलरों का भी कर देना चाहिए समय के साथ, ताकि जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो ईमानदारी से काम कर सकें। हम जैसे लोग घुटते हैं क्योंकि हमें इन भ्रष्टाचारियों से रोज दिन लड़ना पड़ता है। मेरे यहाँ अनगिनत अधिकारी बदल गए, क्यों? क्योंकि वो जब भी आए मैंने उनको एक ही चीज कहा कि आपको गांव में घूमना नहीं है, आपको यहाँ घुसना नहीं है, आपको यहाँ लोगों को परेशान नहीं करना है, क्योंकि आप जिसको परेशान करेंगे वो बाद में मिलेगा, उसके चौखट पे सबसे पहले मैं मिलूंगा आपको। तो ये अधिकारियों के लिए तो मैं काल हूँ, वो मुझे गालियां देते हैं। अच्छा, मेरे से बड़े परेशान है वो। तो बहुत ऐसा पार्षद आ गया, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे मनाने की, लेकिन मैं माना नहीं, कंप्रोमाइज नहीं माना जी। हम युवा हैं, हम देश को बदलने आए हैं, हम ये सब ये करने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि आपके पार्षद जो हैं आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको जनता को, आपके वार्ड शालीमार बाग की वार्ड की जनता को आपको परेशान नहीं होने देंगे, बहुत अच्छी बात है। झलक जी, आखिर में एक सवाल और किया जाएगा कि 1 साल है ना सर, है ना, बीत गए हैं, 1 साल की क्या उपलब्धियां हैं वो दर्शकों को बताइए, और 4 साल के विजन पे भी हम आएंगे। पहले 1 साल की उपलब्धियां देखिए, एक साल और उसको हम जा करके है ना कैमरे में कैद भी करेंगे उस तस्वीर को, और जनता को दिखाएंगे भी और देखेंगे भी, दिखाएंगे भी। बिल्कुल देखना है। देखिए 1 साल में सबसे पहले जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से गलियां नहीं बनी थी, जिसके लिए लोग बहुत दुखी थे कि भाई गलियों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने बनते ही हैदरपुर गांव, शालीमार गांव और सहीपुर गांव, ये क्षेत्र मेरे वार्ड में आते हैं। मैंने हैदरपुर के अंदर सबसे पहले बनते ही यहाँ पे काम शुरू किया। 1 नंबर गली, अंबेडकर कॉलोनी बोलते हैं, मेन रोड पे ही है। 1 नंबर गली से लेके 11 नंबर गली तक, उसमें बीच में कुछ गलियां बनी हुई थी, जैसे 7 नंबर और कुछ गलियां, मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं है। 1 से 11 तक की सभी गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। नाली खरंजे वगैरह और उस अंदर की गलियां, ड्रेनेज और नालियां, उसका काम मतलब जो है चल रहा है। एक के बाद 2 नंबर, ये सारी अभी 5 तक, अब 10 और 11 में काम चल रहा है। ये 1 से 10 तक कंप्लीट कर दिया। हाँ, ये 3 हिस्से हैं, इसको कॉलोनी बोलते हैं, फिर खादर बोलते हैं। तो कॉलोनी का जो ऊपर का हिस्सा है वहां, क्योंकि आप नीचे जाएंगे तो वहां फिर लोग आपको बोलेंगे कि अभी गलियां नहीं बनी है, क्योंकि वो पेंडिंग में है और वहां बड़े लोग नाराज हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि देखिए पहला साल है, अभी पहले फेज में 10 गलियां ली है, क्योंकि ठेकेदार एक साथ 10 गलियां लेगा, फिर अगला काम करेगा। फिर हम नीचे का जो खादर का हिस्सा है फिर हम उसको लेंगे। यानी पहला अभी आपने 1 से लेकर के 10 नंबर गली तक वो काम करवा रहे हैं। काम करवा रहे हैं ऑलमोस्ट, वो अभी फिनिशिंग स्टेज पे है। ड्रेनेज बना दिया था, गलियां बन गई है, कई जगह अभी प्रॉपर ढक्कन लगाने बाकी हैं, और आगे काम चल रहा है। और गली में लोगों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और कई जगह जब थड़े तोड़े जाते हैं तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन फिर वो जब बन जाती है गली तो वो खुश हो जाते हैं कि सही बात, कि नहीं भाई बन गया। तो आप जब घूमेंगे तो आपको सारी फीडबैक मिलेगी। उसके बाद हमने यहाँ के सभी एमसीडी के पार्कों को लिया, तो अब जाके बजट लगा है, सभी में हम जो है लाइटें लगाएंगे, पार्कों के अंदर घास लगाएंगे, और ट्रिमिंग का काम लगातार मेरे वार्ड में चल रहा है। पार्कों का सौंदर्यीकरण, क्योंकि है ना, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होते हैं, सब है ना अपना, चाहे अभी सर्दी है या गर्मी आ जाए तो है ना वॉक करने के लिए जाते हैं। हाँ जी, बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम जो है लगातार प्रयासरत हैं कि पार्कों का जो हम रख रखाव है बहुत बेहतर करें, और वो हमने बहुत हद तक किया है। रेगुलर वहाँ पे झाड़ू मारना, जहाँ फुटपाथ टूटे हुए थे उसको हमने रिपेयर किया है। आज भी बस स्टैंड के पार्क में ट्रिमिंग हुई है, अभी आप जाएंगे तो, और लगातार 3 दिन तक चलेगी वो ट्रिमिंग। तो लगातार विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और हमने डीए ब्लॉक के सड़क निर्माण का एस्टिमेट अभी लगाया है, हैदरपुर नहर से लेके बस स्टैंड तक का लगाया है। और अलग अलग जहाँ से हम शालीमार गांव से, सहीपुर गांव से अभी हमने राउंड किया है, जहाँ से गलियों का आया है, उन सभी गलियों का निर्माण जो है
आने वाले कुछ महीने में ओपनिंग हम लोग करने वाले हैं सभी। मतलब ये है कि अभी 3 जगह पे आपने, एक तो ये अंबेडकर क्या जगह का नाम बताया था? अम्बेडकर कॉलोनी है। अंबेडकर कॉलोनी है ये हैदरपुर की, एक आपने सहीपुर गांव का नाम लिया और एक शालीमार गांव का नाम लिया। यहाँ पे लगभग काम शुरू हो चुके हैं और काफी हद तक काम हो गए हैं। हैदरपुर में काम हो गया, वहां शुरू नहीं हुआ है, वहां भी टेंडर लगेगा। और शालीमार गांव और सहीपुर गांव का टेंडर अभी लगेगा, क्योंकि मतलब बारी बारी से एमसीडी के पास, हमारे पास अभी इतने फंड नहीं है कि हम एक लगातार सारे काम करा दें। थोड़ी फंड की कमी एमसीडी में रहती है। और अब जैसे हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, स्टैंडिंग कमेटी वाला मसला आपको पता ही है, तो कोर्ट में उस वजह से थोड़ा फंड का इशू रहा। अगर फंड होता तो हम तो, हाँ ये जरूर है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि अभी आपके पास 4 साल अभी और भी बचे हुए हैं। हाँ, ये हमारे यहीं बिल्कुल शमशान घाट है, तो शमशान घाट के अंदर जो है मतलब डीडीए हमें परमिशन नहीं दे रही है, उस रोड पे अंधेरा रहता है, तो हम वहाँ लाइटें लगा रहे हैं, वो भी अप्रूवल हो गया है। तो शमशान घाट में हमारा विकास कार्य अब, डार्क जोन को खत्म करना, हाँ डार्क, पुलिस भी उसकी तरफ कोशिश करती है। हाँ, तो बस अभी इन सभी विकास कार्यों पे हम लोग लगे हुए हैं। और डेली क्योंकि देखिए एमसीडी का रोज का काम है। आप आज सफाई करते हैं, कल क्योंकि ग्रामीण वार्ड है, तो वहाँ अगले दिन उतनी ही गंदगी होती है, तो हम फिर अगले ही दिन उसी प्रक्रिया में मतलब दोबारा स्टार्ट होते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर वो कूड़े की गाड़ियाँ मतलब हमारी आती है, फिर वो कूड़ा उठा के ले जाती है, फिर अगले दिन उतना ही कूड़ा होता है। तो और जो ये रेलवे लाइन है, यहाँ हम प्रतिदिन 2 दिन में 1 दिन में जेसीबी लगा के कूड़ा उठाते हैं। सफाई मतलब रेलवे लाइन के किनारे में भी आप सफाई करवा रहे हैं? हाँ। यहाँ पे दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे। और अभी हम डीडीए का पार्क था पीछे, तिकोना पार्क बोलते हैं उसको, खादर में है, सीएनडी ब्लॉक के सामने, मैक्स हॉस्पिटल के पीछे। वो डीडीए का ग्राउंड था। लोगों को नहीं मतलब है, जनता को नहीं मतलब डीडीए का है किसका है। वो कहते थे भाई हमने आपको वोट दिया, आप साफ करा के दो। तो उनकी जमीन पे हम जेसीबी नहीं मतलब वो कर सकते। लेकिन फिर भी लोग मेरे से मतलब बार बार कहने लगे कि आप करिए। तो मैंने उनसे पूछ के फिर वहाँ पे उसको कराया, और अब वहाँ हम बेंच लगा रहे हैं बुजुर्गों के बैठने के लिए, साफ सुथरा कर दिया हमने उसको। मतलब वहाँ पे भी उठने बैठने का आपने जगह बनाया? हाँ, तो इन किसी और की डीडी के, लेकिन काम आपने कर दिया जनता के हित के लिए। काम कर दिया जनता के हित के लिए। देखिए क्या है ना कि जनता से हम हैं, और एमसीडी का तो काम ही यही मतलब यही है कि आप जनता की व्यवस्था में लगे रहिए। तो हम रोज रहते हैं, मैं ऑफिस में कम बैठता हूँ, घूम के लोगों के यहाँ चाय पीता हूँ, मिलता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई नाराज भी होता है तो उनसे गले मिलके हाथ जोड़ता हूँ कि आप मुझे कमियां बताओ, हम कमियां ठीक करने आए। हाँ, एमसीडी के दलदल को हम 1 दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन बदल जरूर देंगे। देखिए आज हम गली में जाएंगे ना जब आप, तो आपको बोलेंगे 15 साल से गली नहीं बनी, 20 साल से गली नहीं बनी। क्या ये सो रहे थे पार्षद? और सारे पार्षद मालामाल हो गए, सैलरी थी नहीं, कोठियां ले ली, मकान ले लिया। तो हमारा पॉइंट ये है कि हम उनकी बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। 5 साल में पूरे वार्ड की एक भी कोना, एक भी गली नहीं छोड़ूंगा, सबको बना के जाऊंगा। सबको बना के जाएंगे। ये नहीं बोलेगा मेरे जाने के बाद कि भाई ये भी बच गया, और फिर जनता ने प्यार दिया तो फिर आगे फिर लगातार फिर कोई आएगा ही नहीं। मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि 4 साल अभी बचे हैं और 4 साल में तो बहुत सारे आप काम करने के आपने प्रण ले रखी होगी और पूरी लिस्ट बना रखी होगी। और आपने ये बात बोल ही दिया कि सवाल का जवाब, आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि 5 साल में मैं एक भी काम छोड़ूंगा नहीं। वो सारी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगी। हमारे खेल कूद के ग्राउंड को लेकर हो, बारात घर को लेकर हो, लाइब्रेरी को लेकर हो, सभी की फाइलें चली हुई है। फंड के इशू की वजह से रुकी हुई है। अब हमारे 3 राज्यसभा सांसद भी नॉमिनेट हो गए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, बारी बारी से फंड लेके आएंगे, बारात घर भी बनाएंगे। और क्या हमने उसके लिए जगह भी देख ली है, बारात घर बनाएंगे, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चों के लिए जो है हम खेल कूद का एक हम ग्राउंड देख रहे हैं, डीडीए से बात कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को हमने प्रक्रिया में लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद और अच्छा विकास कार्य जो है जमीन पे आके दिखेगा, क्योंकि अब लगातार 2 महीने के अंदर बहुत सारी ओपनिंग हम करने वाले हैं। हमारी बहुत सारे एस्टिमेट लगे हुए हैं। जलज जी, अंत में आप अपने वार्ड की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड की देवतुल्य जनता को यही कहना चाहता हूं कि आज जब मैं जाता हूं तो आप मुझे कहते हैं कि आप ही जीतोगे, जब तक आजीवन रहोगे आप ही जीतोगे। मुझे ऐसा वीरेंद्र जी ने कहा, और बहुत सारे बुजुर्ग जब मैं जाता हूं सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, मैं भावुक हो जाता हूं, रोने लगता हूं। हमने उनको तीर्थ यात्राओं पे भेजा, अलग अलग मतलब जहां भी सरकार की योजनाएं हैं। मुझे एक दो बुजुर्गों ने कहा कि हमें केजरीवाल से मिलना है। मैं सर के पास लेके गया, मैंने कहा भैया मैंने आपको सर के सामने बिठा दिया, अब अपने दिल की बात कर लो। उन्होंने अपने दिल की बात कही। हमारे नेता भी ऐसे ही हैं। तो जनता को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया सेवा करने का, और जिस उम्मीद से आपने मुझे मौका दिया उस उम्मीद से आगे बढ़ के मेरी कोशिश है
कि मैं आप तक किसी भी अधिकारियों को थ्रेट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए ना भेजूं। चाहे आज वो मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, हर जगह हमने आपको राहत देने का काम किया है। जहां भी परेशानी आती है हम आपके बीच रहते हैं और आगे भी बने रहेंगे। और आप सबका जैसा प्यार समर्थन मिलता है वैसा मिलता रहे। और कुछ सुझाव होगा, कुछ कमियां होगा तो खुला मंच है जी, मेरा व्हाट्सएप खुला रहता है और रात को 2 बजे मुझे लिखते हैं, मैं 2 बजे रिप्लाई करता हूं। जब जहां से मेरे पास जो कंप्लेन आती है पूरा हम मतलब उसमें हम और हमारी पूरी टीम निरंतर लगी रहती है। और एक आदर्श वार्ड जैसा आपने शुरू में कहा था एक शब्द, उसको हम जमीन पे उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन हम इस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। और जो इंदौर वाली बात आपने कही थी, इस पे हम सेंट्रलाइज अपनी पार्टी से भी और सरकार से भी बात करेंगे कि कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जब इंदौर में मैंने जो देखा वो ये था कि भाई सफाई कर्मचारी ने अगर 1 टाइम कर दिया, 2 टाइम कर दिया, पूरे दिन तो वो झाड़ू लेके रोड पर रहेगा नहीं, उसकी भी नौकरी है, घंटे तय है कि भाई इतने घंटे की नौकरी है। तो लोगों ने भी उसमें साथ दिया है क्योंकि लोग फिर खा के कूड़ा नहीं फेंकते, एक भी फुटपाथ पे कूड़ा नहीं था। पब्लिक का भी अपनी तरफ से जो नागरिक की जिम्मेदारी। हाँ, जब नागरिक उसमें जुड़ जाएगा ना, आज जैसे हमारा कॉलोनी में 100 मीटर पे कूड़ेदान है, लेकिन लोग अपनी गली के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं कोने पे, क्योंकि उनको पता है सुबह एमसीडी वाला आएगा उठा के लेके जाएगा। अगर इस सोच को लोगों ने बदल दिया और जनता ने इसमें साथ दिया तो मुझे लगता है कि दिल्ली को हम साफ सुथरा करने में नंबर 1 बना देंगे। सब मिलकर के हम लोग लेकर जनता साथ आ जाए। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सख्ती करेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा नियम लाना पड़ेगा जिससे कि दुकानदार, व्यापारी या कोई भी फैक्ट्री वाला हो, कमर्शियल काम करने वाला, वो सड़क पे कूड़ा ना फेंके। ये बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, जब जनता इस चीज के लिए अवेयर हो जाए। जैसे चालान कटने का डर होता है कि बिना हेलमेट के हम रोड पे चल रहे हैं, रेड लाइट को जंप कर रहे हैं, तो है ना, हम अपने घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा कैसे, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डर रहे। बिल्कुल होना, अगर हमें देख लिया तो फिर हमारा है ना चालान कट जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हम इस पे काम कर रहे हैं। आप जैसे युवा रहेंगे, सदन में बात उठाएंगे तो बदलाव आएगी। तो अभी जनता से एक बात मैं कहना चाहूंगा जलज जी, कि आप अपने नेता को नहीं बल्कि आप अपने बेटे को सुन रहे थे। आपके युवा पार्षद हैं, 2-3 बातें इनकी बहुत आपकी दमदार है। आप माइंड में रखिएगा कि चाहे खादर की जनता हो, आपका इलाका है, और पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ पे जो चीज़ अभी बाकी है, अभी 4 साल है। और जलज जी आपके नेता, आपके बेटे, उन्होंने बोला है कि 24 घंटे व्हाट्सएप ऑन रहता है और काम करके जाएंगे, 5 साल में परिवर्तन लेकर के आएंगे। ऑन रिकॉर्ड सारी बातें दर्ज हुई हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, हम नंबर नेताजी का, हम आपके निगम पार्षद जी का, जलज जी का, हम आपके स्क्रीन पे हम अभी फ्लैश कर देंगे। आप कभी भी संपर्क करिए और बात करिए और 4 सालों में आपको परिवर्तन दिखेगा। और आज अगर आपको कोई दिक्कत है, आप तत्पर होकर के आप तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी समस्या इनको बता सकते हैं। आज ही हमने बातचीत हमने करी, कुछ बातें आपको जोड़ा है हमने अपने न्यू इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि आपकी मन की बात हम आपके बेटे, आपके सेवक, आपके निगम पार्षद तक पहुंचाए और आपके निगम पार्षद की बात, आपके नेता की बात, आपके प्रतिनिधि की बात हम आप तक पहुंचाए। और अगली जब हमारी मुलाकात जलज जी से होगी तो आगे 4 साल में पूरे शालीमार बाग में क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, जलज जी लिस्ट लेकर के बैठेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है। और उसमें अपने, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में रहते ही हैं, तो सबसे आप पब्लिक से भी राय ले लीजिएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं। क्योंकि आप परिवर्तन करने के लिए आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना पूरी दिल्ली में क्योंकि आप युवा हैं तो आप है ना वार्ड को आदर्श बनाने में आप काम कर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं न्यू इंडिया न्यूज पे एक घोषणा करने जा रहा हूं कि जो आदर्श वार्ड बनाने का वादा है उसको तो हम पूरा करेंगे ही इस लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह सबकी जिम्मेदारियां तय रहेंगी। इसके बाद मैं अपने वार्ड में पैदल यात्रा करूंगा, एक एक गली, एक एक घर, और जिस दिन जिस गली में जाऊंगा उस दिन उस गली में अगर 50 मकान है तो 50 के 50 मकानों से मिलता हुआ जाऊंगा, चाहे वो 2 दिन में कवर हो, 1 दिन में कवर हो, 3 दिन में कवर हो। पूरे वार्ड का भ्रमण करूंगा और एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो मतलब उसकी समस्या का समाधान ना हो। हमारी ये कोशिश रहेगी और इसको हम जमीन पे उतारेंगे। और अगली बार जब बैठेंगे, जैसा आपने कहा कि हम कागजों पे लिस्ट लेके बैठेंगे और आपको हम लिस्ट के साथ बताएंगे कि हमने क्या क्या जनहित के कार्य किए हैं। क्योंकि एमसीडी में
जो है ज़्यादातर हमारे पास लोग साइन कराने आते हैं, पार्क की परमिशन दिला दो, शादी करा दो गरीब बच्चे का, तो यही सब काम हमारा होता है, ये हम करवाते ही रह देते हैं। तो वो अनगिनत काम है जो हमने एक साल में किया है। और जो बड़े काम है, जो बड़ी पिक्चर है, मैंने आपको बताई कि जो भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, लाइसेंस इंस्पेक्टर से, फैक्ट्री लाइसेंस से, भ्रष्टाचार में बिल्डिंग माफियाओं से, उसको हमने रोकने का प्रयास किया। और ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए, लड़ना पड़ता है इन लोगों से। लेकिन हम इसी विजन के साथ आए थे और भगवान ने और आप सब ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे आपका साथ मुझे और शक्ति देगा और इन भ्रष्टाचारियों से हम लड़ते रहेंगे। और देखिए, अगर मैं इनके जैसा हो जाऊंगा तो मुझे इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लड़ते इसलिए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी वालों का इतना झगड़ा क्यों होता है। वो झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है और वो आपसे सामने से कुछ और चाहता है। वो हम नहीं करेंगे और ना हम वो करने आए हैं। हम जनहित के कार्य करेंगे, जनता के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं मतलब फाइट करते हैं हम। तो जनता की लड़ाई है, जनता के हक की आवाज़ आगे भी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे अपने सेवक, अपने बेटे, अपने नेता, अपने प्रतिनिधि जलज कुमार जी को।